हेलो एवरीवन। आज काफ़ी अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जितने भी डाउट्स रहेंगे, जितनी कन्फ्यूजन रहेंगी, सब दूर होंगी। कुछ भी नहीं लगेगा कि हमें कोई भी चीज़ ऐसी रटनी है या फिर उनको याद रखनी है, कुछ नहीं, सब बहुत मज़ेदार होगा। और ये लास्ट टॉपिक है, इसका लिखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो उससे पहले एक हम जनरल सी बात करते हैं। एक जनरल सी बात सिंपल सी एक ऐसी करनी है कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है, जो अगर वीडियो देखते आ रहे होंगे रेगुलर, तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि कोई भी जो सब्सटेंस या जैसे मैंने बोला था कोई सॉल्ट है, वो क्या होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज होता है। यही सुनते आ रहे थे कि नहीं, कम्प्लीटली आयोनाइज मतलब कि कम्प्लीटली पूरा सोल्यूबल हो जाता था। या फिर कोई चीज़ होती है कि सोल्यूबल नहीं होती थी, मतलब होती तो कम होती थी। लेकिन अब यहाँ हम पढ़ेंगे स्पेरिंगली सॉल्ट। बच्चे इसमें ज़्यादा परेशान रहते हैं, इसको समझते हैं आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। देखो, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, देखो ये सिंपल सा एक इंग्लिश शब्द है जिसका नाम होता है स्मॉल क्वांटिटी, या फिर वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सॉल्यूबल मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ में घुल जाना, और सॉल्ट मतलब तुम जानते ही हो कि ढेर सारे सॉल्ट होते हैं, जो एसिड और बेस नहीं है वो सब सॉल्ट है, इलेक्ट्रोलाइट। इतना हमने समझ लिया है। अब जो मेन कहानी जो है पढ़नी है, वो ऐसी पढ़नी है कि हमें स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के बारे में पढ़नी है। मतलब कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं ना, वो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं, मतलब थोड़े बहुत आयोनाइज होते हैं, कम्प्लीटली नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं, जिसकी वजह से उनमें एक इक्विलिब्रियम से स्टेब्लिश हो जाता है। हम बिल्कुल एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, मज़ेदार पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखो सुनो, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया AgCl, ये सॉलिड होता है, सॉल्ट बेसिकली सॉलिड ही होते हैं। ये हमने ऐसे लिया, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गई है, Ag प्लस और Cl माइनस। वैसे जनरली हम NaCl पढ़ रहे थे, तो उसमें देखना तुम ऐसे देख रहे थे, ये वाली इसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं होती है, लेकिन यहाँ तुम्हें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होती दिखेगी। इसका मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, ये सॉलिड है। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने का मतलब है कि ये वाले सॉलिड आयंस में चेंज होंगे, आयंस सॉलिड में चेंज होते रहेंगे। इसे कहते हैं हम इक्विलिब्रियम। इतनी चीज़ समझ गए हो कि नहीं, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। और देखो बहुत सिंपल सा, अगर हम क्या बोलें, हम इसका निकालना चाहें केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम हम क्या निकालेंगे, कांस्टेंट। क्या निकालें, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे हम कैसे बोलते हैं, हमने बोला था पहले प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन, फिर हमने बोला था रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ तक कंफर्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या। ये सॉलिड है तो इसको हम ऐसे AgCl ले लेते हैं, वैसे ले लेते हैं Ag प्लस और Cl माइनस। जो ये सॉलिड होता है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है। मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब होता है, मोलर कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ तक दिक्कत कोई बात नहीं है। इसको हम क्या लिख लेते हैं, कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो K इंटू कॉन्स्टेंट इक्वल टू Ag प्लस और Cl माइनस। जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं, यकीन मानो अगर हमसे चैप्टर देखा होगा पूरा, तो यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं बचेगा, क्योंकि अब मैं यहाँ वही चीज़ बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ, ताकि वीडियो फिर लंबी होती है। इस पूरे को हम बोलेंगे क्या, KSP। के तो आया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वजह से, एस आया सॉल्युबिलिटी, SP आया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। क्या है, इसे बोलते हैं, देखो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, जो किसके इक्वल है, इसके बराबर, Ag प्लस
और Cl माइनस। आखिरकार KSP जो पता है किसके इक्वल होता है, वो होता है K इंटू मोलर कंसंट्रेशन AgCl। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिख लो कांस्टेंट। ये रही बात हमारी क्लियर। इतनी बेसिकली बात जान लो। इसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं, सिंपली बोल देते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। स्पेलिंग थोड़ा देखते रहना, स्पेलिंग में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग तो गलती होती रहती हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का समझ में आ गया होगा। जनरली जब हम सिंपल से सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे मान लो NaCl का जो सॉल्ट पढ़ रहे थे, मतलब जो कंप्लीट आयनाइज हो रहे थे, तो अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार ये सिचुएशन आ ही क्यों रही है, क्या आ रही है, कि आखिरकार ये सिचुएशन आ ही क्यों आ रही है कि ये इसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी, देखो सॉल्युबिलिटी बनी वो सॉल्युबल से। सॉल्युबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। मतलब कोई सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में कितना घुल सकता है, उसकी जो एबिलिटी होती है उसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। थोड़ा मुझे पता है कि थोड़ा टर्म नाम सुनते ही डर सा लगता है, अजीब सा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। हम सबसे पहले बात करेंगे आखिरकार कोई चीज़, किसी चीज़ में सॉल्युबल मतलब कोई चीज़, जैसे मान लो इस पानी है, हमने मान लो इसमें कोई एक चीज़ डाली है। अब हमें डिसाइड करना है कि आखिरकार इसमें डिज़ोल्व होगी, मतलब सॉल्युबल होगी कि नहीं, ये वाली चीज़ इसमें घुलेगी या नहीं घुलेगी पानी में, उसके फैक्टर हमें लिखना है। देखो जो सॉल्युबिलिटी आप जो हम देखते हैं सॉल्वेशन बोलते हैं, कुछ भी जो है सॉल्युबिलिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला जो होता है, एक होता है लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्ट, क्योंकि आखिरकार यहाँ सॉल्ट के बारे में तो बात कर रहे हैं, तो लैटिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्ट। और दूसरा जो होता है, देखो पहला है लैटिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्ट, और दूसरा जो ये तो पहले सुन रखा होगा, लैटिस एंथैल्पी सुन रखा होगा, एक होता है सॉल्वेशन, सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस। क्या लिखा है, लैटिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ आयंस। दोनों चीज़ों को हम बहुत धीमे धीमे प्यार से समझाते हैं, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। देखो सबसे पहले हेडिंग डालो क्या, लैटिस एंथैल्पी। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया होगा। यहाँ से लिखो, डेफिनेशन लिखो। तो सिंपल सी हम डेफिनेशन समझते हैं, लैटिस एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड सॉल्ट इनटू आयंस। मतलब जैसे मान लो कोई सॉल्ट है, सॉल्ट बेसिकली कैसा तो सॉलिड में होता है, सॉलिड से आयंस में लाने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। यहाँ 1 मोल में ज़्यादा परेशान नहीं होना। 1 मोल का मतलब होता है कि 1 मोल के लिए, जैसे मान लो अगर हमने दे दिया है कि हमने बोल दिया कि NaCl, मान रहे हैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मान के चल रहे हैं, इसकी लैटिस एंथैल्पी 100 किलो जूल पर मोल। इस 100 किलो जूल पर मोल का मतलब यही है कि मतलब 1 जूल एनर्जी चाहिए पड़ती है 1 मोल अगर जो तुम्हारे पास NaCl हो उसको आयंस में लाने के लिए। इतनी सी सिंपल सी बात है। देखो बेसिकली है कि मोल्स में तुम्हें अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी हो पाएगी। तो जो मोल्स वाली वीडियो वहाँ जाके देखोगे तुम्हें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मोल मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। तो NaCl हो गया है। देखो ग्रेटर द लेटिस एंथैल्पी मोर विल बी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस ऑफ द सॉल्ट। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, लैटिस मैटिस में परेशानी होना, क्यों लैटिस अलग है, वो परेशान नहीं होना, 12th क्लास में सब क्लियर होगा। बेसिकली हमें क्या समझना है कि लैटिस एंथैल्पी क्या है।
देखो ये जो सॉल्ट है इसको आयंस में लाने में जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो सब लैटिस एंथैल्पी है। जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी होगी उतनी ज़्यादा तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्ड, जैसे मान लो अगर तुम्हें कोई चीज़ घुलवानी है, डिजोल्व करानी, तो वो लैटिस एंथैल्पी डिपेंड करती है। एक दूसरी जो होती है वो होती है सॉल्वेशन। क्या होती है? सॉल्वेशन एंथैल्पी। सॉल्वेशन एंथैल्पी ये भी तुम्हारी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसकी भी डेफिनेशन लिखो पहले। सॉल्वेशन एंथैल्पी जो लिखी वो तुम्हारे लिए थोड़ी नई हो सकती है क्योंकि इसमें तुम्हें थोड़ा समझ में पड़ेगा। देखो, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड सॉल्ट गेट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। इसको बहुत सिंपल समझते हैं। जैसे मान लो ये कोई सॉल्वेंट है, मतलब वाटर ले लेते हैं। इसे मान लो अगर तुमने कोई सॉल्ट डाला, तो सॉल्ट डालोगे, इसमें सॉल्ट डालने पे जितनी एनर्जी रिलीज़ हो, जितनी एनर्जी रिलीज्ड हो, उसी को हम बोलते हैं सॉल्वेशन एंथैल्पी। क्या होते हैं? उसी को हम बोलते हैं सॉल्वेशन एंथैल्पी। तो हम सिंपल से ये कह सकते हैं कि सॉल्वेशन एंथैल्पी वो एनर्जी है जो रिलीज़ होती है तब जब कोई चीज़ डिज़ोल्व होती है। डिज़ोल्व होने पे जितनी एनर्जी रिलीज़ होती है उसी को हम कहते हैं सॉल्वेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एंथैल्पी। इसका मतलब है कि अगर देखो, अब अपन डिसाइड क्या करते हैं, 3 केस बनते हैं, बेसिकली 2 केस बनाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं सॉल्वेशन एंथैल्पी को और यहाँ लिखते हैं हम लैटिस एंथैल्पी को। एक और यहाँ लिख लेते हैं सॉल्वेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी। उससे पहले मैं एक चीज़ तुम्हें बता दूं कि जैसे ही तुम कोई सॉल्ट इसमें डालते हो तो उसमें से सॉल्वेशन एंथैल्पी निकलती है। सॉल्वेशन एंथैल्पी बेसिकली रहेगी तो सॉल्यूशन में। यही सॉल्वेशन एंथैल्पी क्या करती है? इस किसी सॉल्वेंट को ब्रेक करने में हेल्प करती है। देखो यहाँ बहुत बेसिक समझना। जैसे मान लो तुमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, कोई सॉल्ट डाला, सॉल्ट डालने पे तुम्हें सॉल्वेशन एनर्जी निकली। अब यही एनर्जी डिसाइड करेगी कि कोई चीज़ सॉल्युबल होगी या नहीं होगी। देखो, अगर सॉल्वेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज़्यादा होती है तो वो सॉल्ट होगा क्या? सॉल्युबल। अगर सॉल्वेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से कम है तो ये होगा इनसॉल्युबल। कन्फर्म हुआ? क्योंकि देखो लैटिस एंथैल्पी किसी लैटिस में सिस्टम की एनर्जी होती है। अगर मान लो इस पेन को तुम्हें ब्रेक करना है, तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी यहाँ के सारे मॉलिक्यूल्स टूट जाए, तो वही एक प्रकार की लैटिस एंथैल्पी है। जो हम बाहर से देख रहे हैं उसे हम क्या बेसिक निकल सॉल्यूशन में से रही है, सॉल्यूशन में से एनर्जी निकल के वो उसी चीज़ को देगी ताकि उस चीज़ को ब्रेक कर सके। थोड़ा क्रिटिकल हो रहा मुझे पता है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत तुम्हें समझना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, तो आप समझ में आएगा कि आखिरकार स्पेंगली सॉल्युबल क्या होता है। तो हम दोबारा आ जाते हैं किस चीज़ पे, वही मतलब कांस्टेंट पे आ जाते हैं, प्रोडक्ट या देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ बेसिकली इतना समझाना है कि कोई चीज़ कब घुलेगी और कब डिजॉल्व, कब सॉल्युबल होगी, कब सॉल्युबल नहीं होगी। तो इतना तुम्हें मुझे लगता है कि बेसिकली तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो गया होगा बहुत सारी बातें। जैसे देखो, अगर हम मानते हैं BSA4 ये कोई सॉल्ट है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल है, तो इससे बना Ba+2, ये मतलब बेसिकली आयन से ब्रेक हो गया है। SO4-2 ये एक्वस में, ये एक्वस में, ये सॉल्ट में है। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इक्वल टू Ba+2 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ दिस अपॉन BSO4। ये सब इक्विलिब्रियम पे ले रहे हैं। इसकी वैल्यू इनिशियली, फाइनली, चाहे स्टार्टिंग में लो चाहे एंडिंग में लो, मोलर कंसनट्रेशन सॉलिड का सेम होता है। तो K इंटू BSO4 तो Ba+2
और SO4-2। इतनी बात क्लियर होगी। इस चीज़ को, इसी पूरे को हम बोल देते हैं KSP, B+2 और SO4-2। अब हम क्या लिख लेते हैं, जनरल सी इक्वेशन लिख लेते हैं, ताकि बच्चे बिन देखे, मतलब बिना परेशान हुए लिख दें। जैसे देखो, हमने कोई सॉल्ट लिया, जैसे हमने ले लिया AX और BY, तो जब ये आयन से ब्रेक होता है तो क्या होता है, A यहाँ आ जाता है +Y और B-X यहाँ प्लस होता है। यहाँ जो लगती है बेसिकली X लगता है और यहाँ लगता है Y। मुझे पता है कि थोड़ा थोड़ा तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी तो एग्जाम्पल समझा देता हूँ। देखो, PbCl2 होता है, PbCl2, इसको इक्विलिब्रियम पर अगर लिखो तो कैसे लिखोगे, Pb+2 + Cl -1 और ये 2। थोड़ा दिमाग लगाओगे वीडियो पॉज करके तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट KSP लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, A+Y X B-X Y। जो डायरेक्ट यहीं वीडियो देख रहे होंगे उन्हें मुझे लगता है कि परेशानी आ रही होगी, लेकिन जो बच्चे स्टार्टिंग से वीडियो देखते आ रहे हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं आ रही, इतना मैं कह सकता हूँ। तो हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन तुम सिंपल सा करते रहोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं KSP जो होते हैं, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे। अगर तुम टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसकी वैल्यू भी चेंज होते हुए तुम्हें नज़र आएगी। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम KSP निकालेंगे। जैसे देखो, जैसे मान लो हमने कोई सॉल्ट मान लिया, हमने मान लिया AgCl। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है कितनी है, सॉल्युबिलिटी ली हमने जो ली है वो इसकी है 1.06 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। कन्फर्म। अब हमें KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। बहुत सिंपल सी कहानी है। देखो, सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। इसकी रिएक्शन कोई बड़ी कठिन नहीं होती है, Ag+ और Cl-। कन्फर्म। और इसमें कहा गया है कि जो AgCl है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, उसकी है 1.06 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। अगर हम देखते हैं, देखो, अगर क्या देखते हैं, अगर मोल की थोड़ी जान पहचान हो तो अगर ये 1 मोल होता है तो A भी 1 मोल बनता है, A भी 1 मोल बनता है। अगर ये 1.06 है तो A भी 1.06 होगा, A भी 1.06 होगा और 10⁻⁻5। तो KSP की वैल्यू निकालनी काफ़ी आसान है, 1.06 × 10⁻⁻5। सिर्फ हम इन दोनों कंसिडर कर रहे हैं, 1.06 × 10⁻⁻5 वैल्यू निकालोगे आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है सेकंड, हमने कहा कि SrF2 तुम्हारे पास एक सॉल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी है कितनी है, 1.2 × 10⁻⁻2 ग्राम पर लीटर। तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, और तुम्हें क्या पता लगाना है, तुम्हें पता लगाना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP की वैल्यू पता लगानी है। सबसे पहले तुम्हें रिएक्शन लिखनी, SrF2 इक्विलिब्रियम पे आएगा, Sr+2 प्लस, क्योंकि हमें कैटाइंस एनाइंस में आइंस फॉर्म में लिखना होता है तो हमने सिंपल से लिख लिया है, और माइनस। इसको जब तुम बैलेंस नहीं करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। देखो, अब ये समझने वाली बात है कि अगर ये 1 मोल होता है तो 1 मोल बनता है, ये बनता है 2 मोल। अगर 1 मोल होगा तो ये 1 मोल बनेगा, ये 2 मोल बनेगा। कन्फर्म। अगर हम देखें कि SrF2 की जो मोलर मास होता है, जिससे होता है मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, 125.6 होता है। यहाँ बच्चे गलती मत कर देना, क्योंकि इसकी यूनिट देखनी, इसकी ग्राम है, और इसकी जो हमें यूनिट चाहिए पड़ती है वो चाहिए पड़ती है मोल पर लीटर में। कन्फर्म। तो आखिरकार इसको हम चेंज, सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे, हम निकालेंगे मोलर सॉल्युबिलिटी। मोलर सॉल्युबिलिटी में तुम्हें क्या निकालना है, देखो,
देखो इसको ऐसे करना है, इसको पता कैसे निकालना है, सिंपल से 1.26 इंटू 10⁻², ये ग्राम पर लीटर, ये तो सेम है। इस यहाँ तुम्हें क्या लाना है, मोल लाना है। मोल कैसे लाते हैं, मोल इक्वल टू क्या होता है, वेट मतलब मास अपॉन मोलर मास। इसका मतलब ये है कि 1.2 इंटू 10⁻² ग्राम ये है, इसको मोलर मास मतलब 125.6 को डिवाइड करोगे तो इसका तुम्हारे आंसर क्या आ जाएगा। आंसर बेसिकली सिंपल से तुम्हें देखने को मिलेगा और 9.55 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। देखो अगर ये 1 है तो ये 1 है, ये 1 है। अगर ये 9.55 इंटू 10⁻⁻5 है तो ये भी 9.55 इंटू 10⁻⁻5 होगा, लेकिन ए ट्वाइस ऑफ 9.55 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा। तो यहाँ तुम KSP निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इसकी 9.55 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 2 इंटू 9.55 इंटू 10⁻⁻5। इसको अब तुम सिंपली सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका जो भी आंसर आया 3.48 समथिंग आता है 10⁻⁻12। इसमें कोई बड़ा तीर नहीं मारना है, लेकिन बेसिकली जो समझाना तो मैं यहाँ समझा दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब जो बेसिकली हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा, लेकिन आखिर उसकी इंपॉर्टेंस क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं, मेन बात यही है कि अगर तुम साइंस पढ़ रहे हो ना, तुम्हें सबसे पहले कोई क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि अगर क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम बताते हैं। देखो उससे पहले मैं तुम्हें सॉल्युबिलिटी बहुत डिटेल में समझाता हूँ। क्या बताता हूँ, बहुत डिटेल में। अभी तो सिंपल सा हमने क्या बता दिया, एबिलिटी की क्षमता कोई कितना चीज़ घुल सकती है। अब देखो बिल्कुल बेसिकली मतलब डेफिनेशन बताता हूँ। देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम। देखो मतलब सॉल्युबिलिटी पता क्या है, सॉल्युबिलिटी वो मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट की, वो मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट की जो इक्विलिब्रियम पे डिसॉल्व हो सकती है, मतलब जो डिसॉल्व हुई है। जैसे एग्जाम्पल समझाता हूँ, जैसे मान लो हमने बोल दिया है, अब देखो आगे आगे देखते हैं, क्योंकि बेसिकली जो नेक्स्ट देखो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। इतनी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने बेसिक फंडा बताया है। जो आखिरकार इंपॉर्टेंस है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वो है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी कैसे, देखो जैसे हम कोई सॉल्ट मान लेते हैं जिरकोनियम फॉस्फेट Zr3PO4। हम बेसिकली अगर ये पानी में तुम डालोगे तो डिसोसिएट होगा, तो डिसोसिएट होकर क्या बन जाएगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल है ना, तो Zr+4 प्लस PO4-3। ये तुम बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या मान के चल रहे हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, इसकी सॉल्युबिलिटी मान रहे हैं हम एस सॉल्युबिलिटी कितनी है, एस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है एस मान के चलने। जैसे अगर मान रहे हैं तो मान लो हमने 8 मान ली, दिमाग में याद रखने के लिए 8 मान ली है। तो अगर हम इसकी देखते हैं, अगर इसकी एस है तो इसकी 3s हो गई, इसकी हो जाएगी 4s। कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि 8 मोल डिसॉल्व होते हैं, 8 मोल डिसॉल्व होते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी में थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आखिरकार ये टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट नहीं है, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट नहीं है, ये वो अमाउंट है जितनी डिसॉल्व हो रही है। क्या हो रही है, जितनी डिसॉल्व हो रही वो अमाउंट होती है। कि आखिरकार कितनी अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है। अगर हम मान के चलते हैं कि 8 मोल हैं तो ये पता है इसके पता कितने होंगे, 8 × 24 मोल होंगे, इसके होंगे 8 चौक 32 मोल होंगे। इस चीज़ को तुम्हें धीमे धीमे प्यार से समझना है।
तो तुम आखिरकार सॉल्युबिलिटी की प्रोडक्ट की हेल्प से तुम किसी की सॉल्युबिलिटी पता लगा सकते हो कि आखिरकार कोई सॉल्ट किसी सॉल्यूशन में कितना घुलेगा, आखिरकार कितना डिज़ोल्व होगा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। जैसे अगर मान लो हमें अगर KSP की वैल्यू पता है, जैसे मान लो KSP की वैल्यू हमें नोन होती है, तुम आखिरकार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हो। इसी की निकालें, इसकी KSP हमने मान ली है, KSP मानते हैं। KSP इक्वल टू हम ये ऊपर 3S इसकी पावर 3 4S इसकी पावर 4। तो KSP की वैल्यू जैसे हमने मान ली, KSP की वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ है 6912। नहीं देखो सुनो, KSP की वैल्यू हम कोई रहने दो, ना मानो तो सही है। इसको जब हम सॉल्व करोगे तो इसकी जो तुम पूरा निकाले के आओगे आएगा 6912 S की पावर 7। तो S की वैल्यू पता कितनी आएगी, KSP जो भी वैल्यू दी रखी हो 6192 और 1/7। मुझे पता है यहाँ थोड़ा पॉइंट क्रिटिकल हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आया बहुत है। तो आखिरकार तुम इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हो, सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लो मैं कोई क्वेश्चन करा देता हूँ कि हमने क्या बताया है कि KSP कितना है 3.3 × 10⁻⁻13 किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का, मतलब AgBr का इतना है। तो अगर इससे पूछा जाए कि इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, आखिरकार इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AgBr, इसकी S मानेंगे, इसकी मानेंगे S, इसकी वैल्यू 3.3 × 10⁻⁻3। तो इसको करोगे तो 3.3 × 10⁻⁻17 S²। ये सिंपल सा कुछ नहीं, वैल्यू निकाले ना S²। तो S की वैल्यू तो हमें देखने को मिलेगी, वो आएगी 5.74 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर में ही आएगी। ये चीज़ तुम्हारी क्लियर हो गई है। आखिरकार हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हेल्प से तुम किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो। एक इसका और एडवांटेज है कि आखिरकार तुम क्या निकाल सकते हो, प्रिसिपिटेशन। अगर नाम बहुत सुन रखा होगा, प्रिसिपिटेशन मतलब होता है वो चीज़ जो किसी सॉल्यूशन अनडिजॉल्व होती है, जो चीज़ सेटल डाउन हो जाती है, कभी बॉटम पे आ जाती है, जैसे कभी ऊपर आ जाती है, उसी को मतलब जो अनडिजॉल्व है उसी को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, प्रिसिपिटेशन। तो ये इसका तो कुछ हेडिंग लिख लो कि अगर आयनिक प्रोडक्ट, वैसे एक न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP। अगर ऐसा है तो प्रिसिपिटेशन होगा, अगर ऐसा नहीं है तो प्रिसिपिटेशन नहीं होगा। हम तुम्हें एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो बहुत रिलेटेड है, लेकिन प्रिसिपिटेशन का इसी से बेहतरीन हम पता लगा सकते हैं। जैसे मान लो हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास FeCl3 का एक सॉल्यूशन है। किस चीज़ का है, FeCl3 का सॉल्यूशन है, हमने इतना मान लिया है। देखो जो ऊपर लिखा रहा था ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ FeCl3 से, इसको अभी तुम्हें स्टार्टिंग में भूल जाना है। क्या करना है, इसको अभी भूल जाना है। क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ OH माइंस रिक्वायर्ड टू प्रिसिपिटेट FeOH फ्रॉम द दिस। देखो आखिरकार FeCl3 का सॉल्यूशन है स्पेरिंगली सॉल्युबल है। इसका मतलब है कि Fe होंगे +3 और Cl माइनस होगा और 3 यहाँ होगा। अगर तुम्हें प्रिसिपिटेशन बनाना है, क्या करना है, प्रिसिपिटेशन बनाना है। कौन सा प्रिसिपिटेशन बनाना है, हमने कहा हमें करना है FeOH3 का प्रिसिपिटेट बनाना है, इसका प्रिसिपिटेट बनाना है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ रिएक्शन इससे होगी। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसमें कुछ अमाउंट OH मिलाएंगे तभी तो ये बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगी। जब ये बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगी तभी तो सॉलिड बनेगा कि नहीं। और प्रिसिपिटेट मतलब होता है सॉलिड, जो सॉलिड चीज़ होती है इसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, जो सॉल्यूशन में तुम्हें अलग से नज़र आ जाएगी। देखो हमने क्या कहा, प्रिसिपिटेशन कब होता है, जब
KsP, और दूसरी साइड तो मैं लिखा रहता है कि कैटाइन की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, और एनाइन की मोलर कंसंट्रेशन। अगर ये ऐसी है तो ये 101% प्रेसिपिटेशन होगा। अगर इक्वल टू है तो प्रेसिपिटेशन इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। अगर इक्वल टू है इसका मतलब है कि 10 टू प्रेसिपिटेट। तो हम पता लगाने का कि प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट हो जाएगा, तो हम मान के चलते हैं KsP इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइंस और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनाइंस। कन्फर्म? तो आखिरकार तुम्हें किसका प्रेसिपिटेट बनाना है FeOH3 का। इसका मतलब है KsP जो लिख रहे हैं हम Fe+3 और लिख रहे हैं OH माइनस थ्राइस। कन्फर्म? इसकी वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। OH माइनस 3 KsP अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत आ रही होगी बच्चों को इसकी कंसंट्रेशन कहाँ से निकालें। इसकी कंसंट्रेशन कुछ नहीं, इसकी कंसंट्रेशन कौन सी है जो सॉल्ट की है, जो ये कंसंट्रेशन है ना वही इसकी कंसंट्रेशन है। इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन दी रखी है। KsP की वैल्यू कितनी दी रखी है 1 × 10⁻⁻36 है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Fe+3 की है कितनी, इतनी 0.001, तो हम लिख देंगे 0.001। तो इसका जो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा OH की मोलर कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, थ्राइस है ना, तो 1 × 10⁻⁻33। तो अगर इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे -1, क्योंकि यहाँ थ्राइस और थ्राइस हटाना पड़ेगा, तो 10⁻⁻33 और 1/3 तो आ जाएगा 10⁻⁻11। इसकी क्या है मोल पर लीटर। यहाँ तक कन्फर्म? कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बताओ। इसका कहने का मतलब है कि आखिरकार तुम्हें इतनी कंसंट्रेशन चाहिए OH माइनस की, अगर तुम चाहते हो कि प्रेसिपिटेट स्टार्ट हो, मतलब इससे इतनी हो तब स्टार्ट हो, इससे ज़्यादा हो तब प्रेसिपिटेट होगा। इतने बहुत क्वेश्चन होते हैं घुमा घुमा के, तो प्रैक्टिस करोगे तो बेसिक मैंने समझा दिया है और ट्राई करोगे आ जाएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर मज़ा आया पढ़ने में, तो मुझे पता थोड़ा पॉइंट क्रिटिकल है, टफ है, लेकिन यहाँ तक जितना मज़ा आएगा, फिर कई बार क्वेश्चन लगाओगे तो बहुत चीज़ क्लियर होगी। तो ये वीडियो कम से कम अपने 3 फ्रेंडों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चाहे यहाँ तक आपको बहुत ऐसा भी लगा हो कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, बोरिंग लगा है, फिर भी 3 फ्रेंड के साथ शेयर करिए, 3 जगह शेयर करिए, क्योंकि शायद जो चीज़ आपको बोरिंग लगी हो किसी न किसी के लिए बहुत हेल्पफुल हो, क्योंकि सबकी अलग अलग समझने की क्षमता होती है, सब लोग अपने अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो तब तक वीडियो शेयर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और कोई डाउट्स हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में लिखते जाइए। तब तक के लिए बाय बाय।